Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So welcome to the साक्षी Electrical Engineering. स्वागत है आप सभी का साक्षी Electrical Engineering में। जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्राचार्य प्रथम श्रेणी उप संचालक, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी एवं सहायक संचालक की जो वैकेंसी आई है, जो कि हमारे एमपी गवर्नमेंट के टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के थ्रू निकाली गई है, तो हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसी 2023 का, जिसमें आपका जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जो ऑफिशियली एग्जाम पैटर्न और सिलेबस अनाउंस किया है, उस बेस पे आपका जो पार्ट ए एंड पार्ट बी में आपके सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो अभी हम पार्ट बी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं। क्लियर। सो आज हमारा न्यू सब्जेक्ट रहने वाला है जो कि बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस रहने वाला है। सो देखिएगा, बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, इतने कमेंट्स आ रहे हैं, इतने मैसेजेस आ रहे हैं। हमने आपको कुछ लोगों को हमने रिप्लाई के थ्रू भी बताया था और कुछ लोगों को हम रिप्लाई नहीं कर पाए हैं। सो जिन लोगों को भी मतलब बहुत ज़्यादा आप लोग लोड ले रहे हैं कि मैम इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स तो आप पढ़ा ही नहीं रहे हैं, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का वीडियोस आ रहा है। सो देखिएगा, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम था, इस वजह से ही हम, अदरवाइज हम कहीं भी, आप बात नहीं मानेंगे, आज तक अभी तक जितने भी लेक्चर हुए हैं हम रात के 12 बजे बाद रिकॉर्ड करते हैं और ये रियलिटी है। समझ रहे हैं आप बात को। सो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करना की कोशिश करिएगा। हम अपनी तरफ से बिल्कुल ट्राई कर रहे हैं और आपको मतलब हम रात के 12 बजे के बाद ही सारे वीडियोस रिकॉर्ड कर पाते हैं, ठीक है। सो कभी कभी कुछ टाइमिंग इश्यूज इतने हो जाते हैं कि हम उस ड्यूरेशन में, आपको मान लीजिए कभी कभी 3-4 भी बज जाती है रात के, तो वो फिर ये रहता है कि हम उस वे में हम प्रॉपरली, मतलब बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन का वीडियो आपको नहीं दे पाते हैं। सो आप लोग घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी। आप लोगों का प्रॉपरली जो भी सब्जेक्ट हमने लिया है हाथ में, हम आपको उसके सिलेबस के थ्रू आपको मतलब वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। सो ज़्यादा टेंशन ना लीजिएगा। और आज हम अपने बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस में जो मैग्नेटिक सर्किट है, हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो देखिएगा, मैग्नेटिक सर्किट मशीन्स का बेसिक्स भी होता है और ये हमारा जो नेटवर्क सब्जेक्ट होता है या सर्किट थ्योरी होता है उसमें भी आता है। सो अभी हम मैग्नेटिक सर्किट स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हमारे बेसिक्स ऑफ मशीन्स भी हो जाएंगे। उसके बाद हम आपको ट्रांसफॉर्मर, देन इंडक्शन मोटर, देन सिंक्रोनस मोटर, ठीक है, ये सब पढ़ाएंगे। सो देखिए, अभी हम मैग्नेटिक सर्किट को स्टार्ट कर रहे हैं। सो जो भी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं या फिर बहुत ऐसा, मतलब आप लोगों, आई नो दैट योर एग्जाम विल बी शेड्यूल्ड, बट प्रॉब्लम ये है कि अभी कुछ दिनों से कुछ अभी हमारी तबीयत भी ठीक नहीं थी, उसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज थे। सो इस वजह से ही आपको लॉन्ग ड्यूरेशंस के वीडियोस नहीं मिल पा रहे थे और उसके बाद हम नाइट में वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, इस वजह से भी प्रॉब्लम आ जाता है। सो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए और विश्वास रखिए इस बात का कि हम आपको जितना भी मतलब इस सिलेबस में है, हम आपको अपनी तरफ से बिल्कुल ट्राई करेंगे कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो। ओके। सो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, जो सब्जेक्ट्स पढ़ा दिए गए हैं, जो यूनिट्स कंप्लीट हो चुका है, सो आप प्रॉपरली रिवाइज करते रहिएगा। क्लियर। सो हम अपने मैग्नेटिक सर्किट को स्टार्ट करते हैं। सो देखिएगा, चैप्टर का नाम होता है मैग्नेटिज्म। अब देखिए, ये बेसिक्स ऑफ मशीन्स का भी रहता है। कहने का मतलब है, जब हम मशीन्स पढ़ते हैं उसके पहले हमको मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक सर्किट का हमें बेसिक्स पता होना चाहिए। और यही जो टॉपिक है हमारा नेटवर्क थ्योरी, दैट मीन्स नेटवर्क में भी मैग्नेटिक सर्किट के रूप में आता है। सो देखिएगा, हमारे चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म या फिर आप बोल लीजिए मैग्नेटिक सर्किट। क्लियर। सो देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट सबसे फर्स्ट टॉपिक यहाँ से निकल कर आ रहा है। अब ज़्यादा बात ना करते हुए हम बिल्कुल टॉपर टू द पॉइंट बात करेंगे, बट उसके पहले हम ये बताना चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स चैनल के साथ न्यू जुड़े हैं तो आप चैनल पे विजिट कीजिएगा एंड प्रॉपरली प्लेलिस्ट के थ्रू सीक्वेंस वाइज वीडियोस को वॉच करिएगा, तो आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, क्योंकि सारे ब्रांच का कॉमन सब्जेक्ट्स है ये। सो चलते हैं हम अपने लेक्चर पे। सो देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, हमारा अभी पहला टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक सर्किट या मैग्नेटिज्म का क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट, ठीक है। अब आपको क्या पता होना चाहिए, दो तरह के मैग्नेट होते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट, एक होता है नेचुरल मैग्नेट। तो आपसे एग्जामिनर नेचुरल मैग्नेट के एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं या फिर ये पूछ सकते हैं
कि आपका जो टेम्परेरी मैग्नेट है या फिर आपका परमानेंट मैग्नेट है वो किस मैग्नेट के अंतर्गत आता है, तो आप क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल मैग्नेट के अंतर्गत आता है। सो देखिएगा, सबसे पहले हमारा जो मैग्नेट होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है नेचुरल मैग्नेट, एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। क्लियर, क्या याद रखना है, मैग्नेट टू टाइप्स का होता है, नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट में आता है मैग्नेटाइट, Fe3O4 एंड लोडेस्टोन। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, नेचुरल मैग्नेट के। उसी तरह आपका जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है वो दो तरह का, टू टाइप्स का होता है। क्या होता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। ओके, फर्स्ट वन टेम्परेरी मैग्नेट एंड सेकंड परमानेंट मैग्नेट। हमारा जो टेम्परेरी मैग्नेट होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, और परमानेंट मैग्नेट जो होता है वो एलनिको होता है। एलनिको मीन्स Al मीन्स एल्यूमिनियम, Ni मीन्स निकल एंड CO मीन्स कोबाल्ट। क्लियर, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। सो आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट में दो तरह के मैग्नेट होते हैं, पहला होता है नेचुरल मैग्नेट, दूसरा होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट में मैग्नेटाइट, Fe3O4, लोडेस्टोन जो होता है एग्जाम्पल होते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट में दो टाइप के मैग्नेट होते हैं, एक होता है टेम्परेरी मैग्नेट, एक होता है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट का जो एग्जाम्पल होता है वो एलनिको होता है। तो आपसे क्या एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट किस टाइप का मैग्नेट है, तो आप बोलेंगे टेम्परेरी मैग्नेट है। टेम्परेरी मैग्नेट को किसके, कौन सा मैग्नेट है, नेचुरल या आर्टिफिशियल, तो आप बोलेंगे आर्टिफिशियल। परमानेंट मैग्नेट में एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट आपसे एग्जाम्पल दे के पूछ सकते हैं कि बताइए एलनिको किसका एग्जाम्पल है, तो आप क्या बोलेंगे, परमानेंट मैग्नेट का। उसी तरह Fe3O4 आपसे पूछ सकते हैं कि ये नेचुरल मैग्नेट है या आर्टिफिशियल मैग्नेट है, तो आप क्या बोलेंगे, नेचुरल मैग्नेट है। मैग्नेटाइट आपसे पूछ सकते हैं नेचुरल मैग्नेट है या आर्टिफिशियल मैग्नेट है, तो आप क्या बोलेंगे, नेचुरल मैग्नेट है। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। सो क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। क्लियर, अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक निकल कर आता है। देखिए, ये कोई कॉइल है, ये देखिए, उसमें हम करंट फ्लो कर रहे हैं आई के थ्रू, वोल्टेज V लगा रखा है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है N। तो आप क्या बोलेंगे, फ्लक्स क्या होगा, MMF क्या होगा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ठीक है, इसको हम आगे समझेंगे कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता है। जिस तरह करंट को फ्लो कराने के लिए EMF रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, उसी तरह फ्लक्स को सेटअप करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, MMF होता है। क्लियर, तो अब MMF इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इंटू आई। इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर टर्न। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, MMF दैट मीन्स मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स की यूनिट होती है एम्पियर टर्न। ठीक है, ये बात आगे अभी आएगी, अभी बस आप इतना समझिए कि MMF इक्वल टू N इंटू आई होता है, जिसकी यूनिट एम्पेयर टर्न होती है। फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, MMF अपॉन रिलक्टेंस। अब आप बोलेंगे मैम रिलक्टेंस क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, MMF क्या होता है, ये सारी बातें आपको आगे बता दी जाएगी। क्लियर, अब देखिए, अब आपकी बिल्कुल इलेक्ट्रिकल की शुरुआत हो रही है। मैग्नेटिक सर्किट में हम पहुंच चुके हैं, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट देख चुके हैं। अब हम एंट्री कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड पे। बिल्कुल शांति से और बिल्कुल फोकस होकर हमारी बातों को सुनिएगा, तो आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर आप बातों को सुनिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की आपसे डेफिनेशंस पूछ सकते हैं, तो पहले तो आप ये पढ़िए क्या लिखा हुआ है, एरिया अराउंड ए मैग्नेट इन विच इट एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब है चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां एक फोर्स का, जहां एक बल का अनुभव होता है। क्या या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। मान लीजिए ये चुंबक है, ठीक है, ये एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है। तो मैग्नेट के ये जो एरिया है ना, ये जो हम बता रहे हैं आपको, ये मैग्नेट के चारों ओर ये जो एरिया है, यहाँ क्या होगा, एक फोर्स का अनुभव होता है, या तो वो रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा। समझ रहे हैं आप बात को। तो ये जो चुंबक के चारों ओर की जो एरिया दिखा रहे हैं ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, जहां फोर्स का अनुभव हो रहा है। क्या याद रखना है आपको, एरिया अराउंड ए मैग्नेट
इन विच इट एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां एक बल का अनुभव होता है। कैसे बल का? या तो प्रतिकर्षित होगा या आकर्षित होगा। तो वो जो चुंबक के चारों ओर का जो एरिया होता है ना, जहां हमें एक फोर्स का अनुभव होता है, जब आप दो चुंबकों को पास पास में लेके आइएगा तो आप देखिएगा कि या तो वो एक दूसरे से दूर खिंचाते हैं या फिर एक दूसरे से पास में आते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? जब आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, आप छोटे छोटे से दो मैग्नेट्स को लीजिएगा और उनको अपने पास में लाइएगा। ये दो मैग्नेट्स लीजिएगा और उन दोनों को यदि आप पास पास में रखेंगे तो वो अट्रैक्ट होंगे, मतलब चिपक जाएंगे एक दूसरे से। और यदि आप अगर उनको थोड़ा सा दूर दूर करेंगे तो वो आपस में दूर होने लगते हैं। कहने का मतलब है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन छप जानी चाहिए दिमाग में। ठीक है, क्या याद रखना है आपको कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां एक बल का अनुभव होता है। कैसे बल का? या तो अट्रैक्शन का होगा या रिपल्शन का होगा। उसको हम क्या बोलेंगे? उस एरिया को हम क्या बोलेंगे जहां हमें फोर्स का अनुभव होता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। समझ आ गई बात? आप चाहे किसी भी प्रांत से, हम आपको इतनी सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे कि आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा पढ़ने में। ठीक है, तो क्या याद रखना है आपको? चुंबक के चारों ओर, ये जो चुंबक है इसके चारों ओर का जो एरिया है, यहाँ एक फोर्स का क्या होता है? एक्सपीरियंस होता है, मतलब अनुभव होता है बल का। मतलब ये कोई फील करने की चीज नहीं। हम जब दो चुंबक को पास में लाते तो हमें ऑलरेडी मतलब ऐसा लगता है कि या तो वो खिंचा रहा है या फिर वो दूर जा रहा है। ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे करिएगा। ठीक है, तो आपको क्या ये मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन याद रखनी है। आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं डेफिनेशन देकर कि किसकी डेफिनेशन है। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? एरिया अराउंड ए मैग्नेट इन विच इट एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? देन सेकंड देखिएगा, सेकंड आपका निकल कर आ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, चुंबक के चारों ओर जो एरिया होता है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। लेकिन इन चुंबक के चारों ओर से जो क्या निकलती है, लाइंस निकलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फोर्स लाइंस बोलते हैं। ठीक है, जो क्या होती है? नॉर्थ से निकलकर साउथ को जाती है। आपको एक तो फोर्स लाइन जा नहीं रही है, ऐसी बहुत सारी लाइनें जाती है। समझ रहे हैं आप बात को? बेटा सेकेंड। ओह, सो देखिए, हम समझ लेते हैं तब तक मैग्नेटिक फ्लक्स को, चूंकि कुछ प्रॉब्लम आ रहा है सिस्टम में। सो देखिए क्या लिखा है? टोटल नंबर ऑफ फोर्स लाइंस विच एनिमेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर्स टू द साउथ पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी हमने क्या पढ़ा? मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था। मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या पढ़ा था कि मैग्नेट के चारों ओर का वो एरिया जहां हमें एक फोर्स का अट्रैक्शन, मतलब जहां हमें एक फोर्स का अनुभव होता है। उसी तरह इस मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या मायना है? देखिए क्या बोल रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ फोर्स लाइंस। अब आप पूछेंगे मैम फोर्स लाइंस क्या होता है? तो फोर्स लाइंस क्या होती है? ये होती है जो हम बता रहे हैं, नॉर्थ से निकलकर साउथ को जाती है। देखो क्या होता है कि ये जितनी भी है नॉर्थ से निकलकर साउथ को जा रही है, या फिर क्या बोल सकते हैं, नॉर्थ से निकलकर साउथ को जा रही है, नॉर्थ से निकलकर साउथ को जा रही है, नॉर्थ से निकलकर साउथ को जा रही है। मेरे ये कर्सर को देखिए, नॉर्थ से निकलकर साउथ को जा रही है, नॉर्थ से निकलकर साउथ को जा रही है। तो ये बार बार ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही लाइन जाएगी या 10 ही लाइन जाएगी, ऐसी अनंत लाइनें जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? फोर्स लाइन बोलते हैं। तो जितनी भी टोटल फोर्स लाइन्स आती है, अब इसकी काउंटिंग आप अभी यहाँ तो कर नहीं सकते क्योंकि ये तो बिल्कुल स्पीड में जाती रहती हैं, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो ये अनंत होती है, मतलब जितनी भी होती हैं, तो वो जितनी भी होती हैं, कहने का मतलब है टोटल जितनी भी फोर्स लाइंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। आई बात समझ? ये चुंबक है, ये चुंबक है, ये देखिए यह चुंबक का नॉर्थ पोल है, चुंबक का साउथ पोल है। इसमें क्या लिखा है? टोटल नंबर ऑफ फोर्स लाइंस। फोर्स लाइंस हम किसे बोलेंगे? जो नॉर्थ से निकलकर साउथ को जा रही है। ये देखिए नॉर्थ से निकलकर साउथ को जा रही है, नॉर्थ से, इसी तरीके से ऊपर भी नॉर्थ से निकलकर साउथ को, नॉर्थ से निकलकर साउथ को जा रही है, नॉर्थ से निकलकर साउथ को जा रही है। तो ये एरो देखिए ना, नॉर्थ से निकलकर, तो ऐसी कितनी अनंत लाइनें निकलती है। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस है, कौन सी लाइंस? ये देखिए ये जो निकल रही है ना, ये 1,
फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4। अभी तो हमने 4 ही बनाई है इसलिए हम गिन पा रहे हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली होती है वो बहुत सारी होती है। तो ये जो टोटल लाइंस होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। क्लियर? इसको हम फाई से डिनोट करते हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो वेबर होती है, और वेबर को हम WB लिखते हैं इन शॉर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जामिनर पूछेंगे द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, तो आप क्या बोलेंगे, वेबर बोलेंगे। आपसे पूछ लेंगे कि एक वेबर में कितनी फोर्स लाइंस होती है। अब देखिए एक वेबर में 10⁸ फोर्स लाइंस होती है, तो आप सोचिए कि इनको काउंट करना कैसे है, मतलब समझ रहे हैं आप बात को। एक 1 वेबर इक्वल टू 10⁸ फोर्स लाइंस होता है। तो अब आई होप आपको मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, सो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फोर्स लाइंस विच एनिमेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर टू दी साउथ पोल। दैट मीन्स नॉर्थ से निकलकर साउथ को जाती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। इसका जो यूनिट होता है वो वेबर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 वेबर इक्वल टू 10⁸ फोर्स लाइंस होता है। ये बात आपको याद रखनी है, बिल्कुल टू द पॉइंट बातें याद रखनी है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन हमने क्या बताई, चुंबक के चारों ओर का एरिया चाहे एक फोर्स का अनुभव होता है, रिपल्शन या अट्रैक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स टोटल नंबर ऑफ फोर्स लाइन जो क्या करती है, नॉर्थ से निकलकर साउथ को जाती है। तो जितनी भी मतलब टोटल नंबर जो लाइंस होती है, जो टोटल जितनी भी लाइनें निकलती है उसके उनको क्या बोलते हैं, हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। 1 वेबर इक्वल टू क्या होता है, 10⁸ फोर्स लाइंस होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स लाइंस। जो फ्लक्स के चारों ओर से, जो कहने का मतलब है मैग्नेट के चारों ओर से जो फोर्स लाइंस निकलती है उनकी क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है। तो ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स लाइंस मतलब आपको ट्रू फॉल्स के वे में पूछ सकते हैं कि फोर्स लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। सो देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट लिखा है दे फॉलो द क्लोज्ड कर्व्ड पाथ। अब देखिए ये चुंबक है हमारा, ये चुंबक है, मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो ये क्लोज्ड पाथ बना रहा है ना, ये नॉर्थ से निकलकर साउथ को जा रहा है, तो ये क्लोज्ड कर्व पाथ बना रहा है, नॉर्थ से निकलकर साउथ को जा रहा है, ये हमारा ऐसा क्लोज्ड कर्व बना रहा है। ठीक है, तो फोर्स लाइंस की जो पहली विशेषता है वो क्या है कि ये क्लोज्ड कर्व पाथ बनाता है। ठीक है, दूसरी बात देखिएगा, मैग्नेटिक फोर्स लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बिल्कुल सही बात है कि ये देखिए ये हमारा चुंबक है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये जो लाइनें जा रही है ना ये एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, पहला क्या बताया हमने, ये क्लोज्ड कर्व बनाते हैं। दूसरा क्या बताया हमने, ये जो लाइनें रहती है ये एक दूसरे को कट नहीं करती है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर? देन थर्ड क्या निकला, थर्ड निकला दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड विथ साउथ। डेफिनेटली अभी हमने आपको बताया ना, क्या बताया, नॉर्थ से निकलकर साउथ को जाती है, तो ये नॉर्थ से निकलकर साउथ को जा रही है। इधर भी देखिए नॉर्थ से निकलकर साउथ को जा रही है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस की याद रखनी है। क्या याद रखना है, दे फॉलो द क्लोज्ड कर्व्ड पाथ। दूसरा क्या है, मैग्नेटिक फोर्स लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। एंड थर्ड क्या लिखा हुआ है, दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड विथ साउथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए सेशन को प्रॉपरली अटेंड जरूर करिएगा। और अब इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा, जितने लोग भी वीडियो देखेंगे, कि आपको वीडियो कैसा लगा और अब आप लोग हैप्पी हैं या नहीं। क्लियर? सो देखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स लाइंस हमने पढ़ ली। देन नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो आपको 3 बातें याद रखनी है, ये क्लोज्ड कर्व नहीं बनाता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, और नॉर्थ से निकलकर साउथ पर एंड होता है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की डेफिनेशन बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। फ्लक्स को हम काय से डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं।
अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, तो आप बोलेंगे बी से। क्या होता है ये, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं और एरिया को हम ए लिखते हैं। तो हमारा फाइनली डेफिनेशन क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया। समझ आई, फ्लक्स डेंसिटी को बी से डिनोट करते हैं, फाई को हम फ्लक्स से डिनोट करते हैं और ए फॉर एरिया। क्लियर। सो देखिएगा, आपसे एग्जामिनर इसकी यूनिट पूछ सकते हैं, डेफिनेशन पूछ सकते हैं। सो देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। अब थोड़ा स्पीड आपको शायद अब ऐसा लगेगा कि मैम बहुत फास्ट चल रहे हैं। सो आप जो भी अब आपके रिव्यूज हैं आप कमेंट के माध्यम से हमें बता दीजिएगा। ओके, सो देखिएगा क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। सो देखिए अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसको हम काय से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम बी से डिनोट करते हैं। क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। आपको क्या याद रखना है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी इक्वल टू फाई अपॉन ए, दैट मीन्स फ्लक्स पर यूनिट एरिया। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। तो फाइनली हमारी फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट क्या हो गई, वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार हम फिर बताते हैं। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम बी से डिनोट करते हैं। क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। एक यूनिट क्या होती है, एरिया काय में होता है, मीटर स्क्वायर में होता है। तो हमारी फ्लक्स पर यूनिट एरिया क्या निकल कर आई, वेबर पर मीटर स्क्वायर जो आया हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट निकल कर आई। अब देखिए वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, एक टेस्ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम 1 टेस्ला बोलते हैं। सो फाइनली हमारी बात ये निकल कर आई कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम बी से डिनोट करते हैं, जिसकी डेफिनेशन होती है फ्लक्स पर यूनिट एरिया, दैट मीन्स फाई अपॉन ए। फाई की यूनिट होती है या फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर और एक यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। सो वेबर पर मीटर स्क्वायर हमारी फाइनली क्या निकल कर आती है, फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट निकल कर आती है। और 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 टेस्ला होता है। ये भी आपको बात याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, वेबर पर मीटर स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन आपसे निकल कर आ सकता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो आप बोलेंगे टेस्ला के इक्वल होता है। ये देखिए, उसके बाद आपसे पूछ लेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, फ्लक्स पर यूनिट एरिया होता है। क्लियर, यहाँ से ऐसी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। सो बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा किसी भी टॉपिक को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारी टर्म्स हमारी मशीन्स में यूज होगी। क्लियर। सो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी इक्वल टू फाई अपॉन ए, वेबर पर मीटर स्क्वायर, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 टेस्ला। सो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारा क्या निकल कर आ रहा है, परमेबिलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टिविटी होती है जो करंट को फ्लो कराने के लिए ईजनेस प्रोवाइड करती है, उसी तरह इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक सर्किट में जो कंडक्टिविटी होती है वो परमिएबिलिटी होती है। क्या लिखा है, देखिए जैसे हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट होता है तो उसको इजीली वे में कौन फ्लो करवाता है, कंडक्टर करवाता है। दैट मीन्स कंडक्टिविटी, समझ रहे हैं आप, दैट मीन्स किसके कारण ईजनेस प्रोवाइड होती है करंट को फ्लो होने के लिए, कंडक्टिविटी के कारण। उसी तरह फ्लक्स को सेटअप कराने के लिए, सॉरी फ्लक्स को सेटअप कराने में जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो परमेबिलिटी होती है। दैट मीन्स परमेबिलिटी जो होती है वो मैग्नेटिक कंडक्टिविटी का काम करती है। समझ रहे हैं आप बात को, तो क्या लिखा है, इट रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक कंडक्टिविटी फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या मतलब हुआ इसका, करंट को इजीली वे में फ्लो कराने के लिए कंडक्टिविटी होती है, उसी तरह फ्लक्स को इजीली वे में सेटअप कराने के लिए परमेबिलिटी जिम्मेदार होती है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टिविटी के कारण ही करंट इजीनेस फ्लो होता है, उसी तरह यहाँ मैग्नेटिक कंडक्टिविटी का काम करता है कौन, परमिएबिलिटी। सो देखिएगा, परमिएबिलिटी को हम म्यू से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर।
परमेबिलिटी म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। क्लियर। सो देखिएगा, अब देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, ये फॉर्मूला होता है परमेबिलिटी का। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि परमेबिलिटी का फॉर्मूला बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। अब नेक्स्ट देखिएगा, म्यू क्या होता है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होती है, जो कि जिसकी यूनिट होती है हेनरी पर मीटर। उसी तरह म्यू नॉट क्या होता है, फ्री स्पेस परमेबिलिटी होती है, जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिएगा म्यू आर किसको डिनोट करते हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी को डिनोट करते हैं, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। एयर में म्यू आर की यूनिट वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब सुनिए पहली बात, आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे एब्सोल्यूट परमेबिलिटी की यूनिट बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, हेनरी पर मीटर। उसके बाद आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे रिलेटिव परमेबिलिटी की यूनिट क्या होती है, तो आप बोलेंगे नो यूनिट। लेकिन आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि एयर के लिए म्यू आर का मान बताइए, एयर के लिए रिलेटिव परमेबिलिटी का मान बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, 1 होता है। ठीक है। उसी तरह आपसे पूछ लेंगे कि मैग्नेटिक कंडक्टिविटी को कौन प्रदर्शित करता है, तो आप क्या बोलेंगे, परमिएबिलिटी प्रदर्शित करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, और आप बिल्कुल ऐसा फालतू का तो कुछ बताया जाएगा ही नहीं आपको। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पे ही हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट बातों पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है। सो आपको म्यू आर फ्री स्पेस परमेबिलिटी की वैल्यू पूछ सकते हैं एग्जामिनर, तो आपको क्या याद रखना है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, समझ आ रही है बात। सो आपको क्या क्या याद रखना है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, परमेबिलिटी। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमने अभी आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पढ़ाया और क्या पढ़ाया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सो देखिएगा एक रिलेशन निकल कर आ रहा है, जिसको आपको बिल्कुल घोट के पी जाना है। क्या लिखा हुआ है, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, सो देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम बी से डिनोट करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम एच से डिनोट करते हैं। रिलेशन बिटवीन बी एंड एच, तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच। बी इक्वल टू क्या होता है, अभी हमने बताया था ना, बी इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच, या फिर बी इक्वल टू म्यू इंटू एच लिख लीजिए। तो आप एच का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, बी बाय म्यू। अब बी बाय म्यू को आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इधर देखिए सबसे पहले ये देखिए बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच। म्यू नॉट इंटू म्यू आर की जगह हम म्यू लिख सकते हैं ना, समझ आ रही है बात। पहले तो आप ये वाला फॉर्मूला देखिए, बी इक्वल टू क्या लिखा है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच। क्लियर। अब देखिएगा इतने इतने टर्म को हम म्यू नॉट इंटू म्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू लिख सकते हैं, तो हमने वही लिखा, बी इक्वल टू म्यू इंटू एच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला, बी इक्वल टू म्यू इंटू एच। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ से एच का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, एच इक्वल टू बी अपॉन म्यू। क्लियर। तो यही तो बात हमने लिखी है, बी की यूनिट क्या होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, म्यू की यूनिट क्या होती है, हेनरी पर मीटर। जब हमने इसको सॉल्व किया, वेबर पर मीटर स्क्वायर एज इट इज, और इस टर्म को हम ऊपर ले गए इनटू में, ये देखिए मीटर पर हेनरी, तो हमारा फाइनली टर्म क्या निकल कर आया, देखिए ये जब 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो क्या हो गया, वेबर पर हेनरी मीटर। किसकी वैल्यू निकल कर आई, एच की। एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो आपसे एग्जामिनर क्या पूछ सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पूछ सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, बी बाय म्यू। इसकी यूनिट क्या होती है, तो आप बोलेंगे वेबर पर हेनरी मीटर। कैसे निकल कर आई, बताया ना अभी हमने। एच देखिए सबसे पहले बी इक्वल टू म्यू इंटू एच हुआ, एच हमने लिख दिया बी अपॉन म्यू। बी की यूनिट क्या होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। म्यू की यूनिट क्या होती है, हेनरी पर मीटर होती है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वेबर पर मीटर स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और इस मीटर को हमने ऊपर ले आए, मीटर पर हेनरी, तो 1 मीटर से 1 मीटर
कट गया तो हमारा फाइनली क्या बचा, वेबर पर हेनरी मीटर। ठीक है, समझ आई बात। तो यही चीज इन्होंने यहाँ बता रखी है। तो आपको क्या याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम H से डिनोट करते हैं। H इक्वल टू बी अपॉन म्यू होता है, वेबर अपॉन हेनरी मीटर। क्लियर। सो इतनी बातें आपको याद रखनी है। और जहाँ वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, ये सारे ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको छोटी छोटी सी बातें पूछ सकता है एग्जामिनर की, बी इक्वल टू म्यू इंटू एच होता है, एच इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, बी अपॉन म्यू। ठीक है, सो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा एम्पेयर्स लॉ, इंटीग्रल एच इंटू डी एल इक्वल टू सिग्मा आई। ये आपको एज इट इज आपसे पूछ सकता है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डिनोट्स द एम्पेयर्स लॉ। ठीक है, एम्पेयर्स लॉ क्या लिखा है, लाइन इंटीग्रल ऑफ फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू टोटल करंट विच इज इनक्लूज्ड बाय द सरफेस। तो आपको ये स्टेटमेंट देके भी एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि किसका स्टेटमेंट है, तो आप क्या बोलेंगे, एम्पेयर्स लॉ का। सो आपको क्या याद रखना है, लाइन इंटीग्रल एच इंटू डी एल इक्वल टू सिग्मा आई। ठीक है, सो ये बात आपको याद रखनी है। और ये किसको डिनोट करता है, एम्पेयर्स लॉ को। अब देखिएगा, वेट अ सेकेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये वेट, जहां जो बात समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ लीजिएगा। क्लियर। अभी फिलहाल बज रहे हैं रात के 12:15 बजे, हम आपका लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, सो देखिएगा, एच डी एल इक्वल टू एन आई। ओके, यस। देखिए, तो आप क्या लिखेंगे, एच डी एल इक्वल टू एन आई। तो अब हमको यहाँ से एच का फॉर्मूला निकालना है, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आई अपॉन डी एल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एन क्या है और आई क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स को हम एम्पेयर टर्न में डिनोट करते हैं, और एल मीटर में। तो इसका जो क्या आ गया, एन आई अपॉन एल, एन आई अपॉन एल। एच इक्वल टू क्या हो गया, एन आई अपॉन एल। तो एम्पेयर टर्न पर मीटर से इसको हम लिखेंगे। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो आपको एम्पेयर्स लॉ का डायरेक्टली स्टेटमेंट याद रखना है, और ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको दिखा रखा है ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि ये किसको प्रदर्शित करता है। तो आप क्या बोलेंगे, एम्पेयर्स लॉ को। अब देखिए, क्रॉक स्क्रू रूल पे हम आ चुके हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। ठीक है, क्रॉक स्क्रू रूल ये बोलता है कि जब क्या, देखिए जब हम आपने किसी नट बोल्ट को कसा होगा, तो जब हम उसका स्क्रू लेकर उसको अंदर की तरफ टाइट करते हैं, मतलब वो क्या होता है, आप इसको जब अंदर की तरफ पुश करते हैं, दैट मीन्स उसको घुमाते हैं ना पैचेस को लेकर। देखिए, अब देखिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करते हैं यहाँ। ये देखिए, मान लीजिए ये कोई होल है, इस पे आपको कील लगानी है, तो आपको कील अंदर की ओर डालनी है। तो आप इसको यहाँ रखकर ऐसे घुमाते हैं ना, उस पेचकस को ऐसे 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 घुमाते हैं, तो स्क्रू अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो यही बात यहाँ निकल कर आती है सेम वे में। देखिए, ये कोई स्क्रू है, इसको आपको शिफ्ट करना है अंदर की तरफ, मतलब कसना है। पेचकस से आप नट बोल्ट कसते हैं ना, तो जब आप कसते हैं तो उसको आप ऐसे क्लॉकवाइज पोलैरिटी में घुमाते हैं ना, ऐसे 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 घुमाएंगे उसको पेचकस की सहायता से, तो वो अंदर फिट हो जाता है। और जब आपको उसको निकालना रहता है तो आप क्या करते हैं, उल्टा घुमाते हैं ना पेचकस को की सहायता से, नट बोल्ट को आप उल्टा घुमाते हैं तो पेचकस बाहर आ जाती है। पेचकस बाहर नहीं आती, स्क्रू बाहर आता है। पेचकस को हम उल्टा घुमाते हैं। तो समझ रहे हैं आप बात को, मतलब आपने नट बोल्ट कसा होगा या फिर खोला होगा, तो आपको ये बातें समझ आ रही होगी। तो वही एक छोटा सा यहाँ एक डिस्कशन है। क्रॉक स्क्रू रूल ये बोलता है कि जब कोई चीज अंदर की तरफ, मतलब करंट अंदर की तरफ जा रहा है, करंट इन हो रहा है, तो क्लॉकवाइज पोलैरिटी को शो करता है वो। दैट मीन्स कोई कंडक्टर में जब करंट अंदर की तरफ जा रहा है, क्लॉकवाइज पोलैरिटी में जा रहा है, तो करंट क्या डिनोट कर रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। अंदर की तरफ जब करंट जा रहा है तो हम उसको क्रॉस से डिनोट करते हैं।
और जब करंट बाहर की ओर आ रहा है, करंट आउट हो रहा है, तो हम उसको क्या एक डॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, जब करंट इन होगा तो क्लॉकवाइज पोलैरिटी होगी, और जब करंट आउट होगा तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज पोलैरिटी होगी। ये बात आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपसे क्रॉस डॉट देकर भी पूछ सकते हैं कि क्रॉस किसको डिनोट कर रहा है, तो आप बोलेंगे करंट इन, दैट मीन्स करंट अंदर की ओर जा रहा है, और करंट आउट किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज पोलैरिटी को। क्लियर। अब देखिएगा, ये तो ऐसा सामान्य एक चित्र प्रदर्शित किया गया है। सो देखिएगा, हम आपको बताते हैं पोलैरिटी का सीक्वेंस क्या है। ये देखिए, हमारी जो नॉर्थ से निकलकर साउथ को जा रही है, तो आपकी करंट की डायरेक्शन क्या आ रही है, ऐसी आ रही है। जब करंट अंदर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है ना, करंट यहाँ से बाहर की तरफ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज पोलैरिटी है ना। ये क्लॉकवाइज तो ऐसी होती है, क्लॉकवाइज तो ऐसी ऐसी होती है, और एंटी क्लॉकवाइज ऐसी ऐसी होती है। ठीक है, तो जब करंट बाहर की तरफ आ रहा है तो डॉट किससे प्रदर्शित करेंगे ना हम उसको, तो ये देखिए यहाँ डॉट लगा दिए, डॉट, ये डॉट। अब देखिए, अब यहाँ देखिए, ये करंट जो है ये अंदर की तरफ आ रहा है, चुंबक में ये अंदर की तरफ आ रहा है ना, तो यहाँ क्रॉस लगा दिए। ये सिर्फ समझने वाली बात है, आपको कोई ये क्रॉस डॉट लगाने को नहीं आएगा एग्जाम में, बट ये एक समझाने वाली बात थी। जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो ये सब बातें आपको टू द पॉइंट बताई जाती है। ठीक है, सो एक बेसिक से आपको नॉलेज देना था क्रॉस स्क्रू रूल का। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। देखिएगा, आपको अगर दो एक जैसे पोल हैं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एक जैसे पोल मतलब अगर एन पोल है, एन पोल है और एन पोल है, तो ये क्या होंगे, सेम पोल है, दैट मीन्स क्या होगा, रिपेल होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि जब दोनों पोल सेम होंगे तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे रिपेल होगा। और जब दोनों पोल डिफरेंट होंगे, एक होगा नॉर्थ पोल और एक होगा साउथ पोल, तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ लिखी है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी हल्के में ना लीजिएगा। लाइक पोल क्या होता है, रिपल ईच अदर होता है, और अनलाइक पोल क्या होता है, अट्रैक्ट ईच अदर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, क्या याद रखना है, लाइक पोल मतलब एन एन सेम पोल जो होंगे रिपेल होंगे, और अनलाइक पोल मतलब डिफरेंट पोल जो होंगे क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, बात समझ आई इतनी। सो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है। अब ये आपको इस डायग्राम देकर प्रदर्शित किया हुआ है। सो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एक लॉ निकल कर आता है। सो देखिएगा यहाँ क्या बता रहे हैं, अगर M1 M2 क्या है, पोल स्ट्रेंथ है, और D क्या है, डिस्टेंस है। M1 M2 पोल की स्ट्रेंथ है और D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पोल्स है। तो हमारा एक फाइनली फॉर्मूला फोर्स क्या होता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2 अपॉन D स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या समझ आ रहा है कि फोर्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोल स्ट्रेंथ के। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए, फॉर्मूले में कुछ चीजें ऐसी है जो आप खुद को समझनी होगी कि कौन सा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कौन सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, फ्लेमिंग राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड रूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे कि लेफ्ट हैंड रूल किस पे लगता है, राइट हैंड रूल किस पे लगता है। तो आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले तो डीसी मोटर के लिए लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई होता है, और डीसी जनरेटर के लिए राइट हैंड रूल अप्लाई होता है। देखिए, राइट हैंड रूल जो होता है जनरेटर के लिए होता है, और लेफ्ट हैंड रूल जो होता है मोटर के लिए होता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए, इसमें अपने अपने इस तरीके से हाथ बने हुए हैं। तो जो लेफ्ट हैंड होता है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये वाला, ये लेफ्ट हैंड जो होता है मोटर के लिए होता है। थंब जो होता है इसका, वो फोर्स या मोशन को शो करता है। ये वाली जो फिंगर होती है मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है, और लास्ट वाली फिंगर जो होती है लेफ्ट हैंड रूल के लिए करंट को डिनोट करती है, और राइट हैंड रूल के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ को डिनोट करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल
किस पे अप्लाई होता है, तो आप क्या बोलेंगे, मोटर पर। कौन सी मोटर, डीसी मोटर पर। उसी तरह फ्लेमिंग राइट हैंड रूल किस पे अप्लाई होता है, तो आप बोलेंगे डीसी जनरेटर पर। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में थंब क्या बताता है, तो आप बोलेंगे फोर्स और मोशन। फोर फिंगर क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मिडिल फिंगर क्या बताती है, करंट। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। लेफ्ट हैंड रूल मोटर की रोटेशन की डायरेक्शन को बताता है, और राइट हैंड रूल जो होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को बताता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरेटर राइट हैंड रूल पे अप्लाई होता है, मोटर लेफ्ट हैंड रूल पे अप्लाई होती है। सॉरी, मोटर पर लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई होता है। थंब दोनों केस में मोशन को बताता है, ये वाली फिंगर दोनों केस में मैग्नेटिक फील्ड को बताती है, और ये जो लास्ट वाली फिंगर है लेफ्ट हैंड रूल के लिए करंट बताती है, और राइट हैंड रूल के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ बताती है। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, याद रखिएगा। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है जब बेसिक की बात की जाती है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल किस पे अप्लाई होगा, तो आप बोलेंगे जनरेटर पर। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किस पे अप्लाई होगा, तो आप बोलेंगे डीसी मोटर पर। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल में थंब क्या बताता है, तो आप बोलेंगे फोर्स और मोशन। फिर ये वाली फिंगर दोनों में क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड बताती है। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में ये फिंगर क्या बताती है, तो आप बोलेंगे करंट, और ये फिंगर क्या बताती है, तो आप बोलेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर। सो ये बातें आपको याद रखनी है। अब चलिएगा नेक्स्ट पे हम चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या निकल कर आया है, बायो सर्वट लॉ। अब आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आप इतना सारा एक साथ मतलब कहने का मतलब है आप कंफर्टेबल हैं। हम तो बहुत स्पीड से एक ही दिन में मतलब आपको बहुत सारा पढ़ा सकते हैं, ठीक है। बट आप लोग क्या चाहते हैं वो आप जरूर हमें बताइएगा, नहीं तो अदरवाइज कुछ लोग तो ये कमेंट करेंगे कि मैम बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन का लेक्चर हो गया है। किस स्पीड से चलना है, और आपको ऐसा सेशन ये वाला आज का जो है जिस स्पीड में हम पढ़ा रहे हैं वो कैसा लग रहा है। आप जो भी लेक्चर को देखेंगे सभी लोग कमेंट करके लेक्चर कैसा लग रहा है, कैसा आपको समझ आया, ये सब बातें आप लिखिएगा जरूर, ठीक है। तभी हमें पता पड़ पाएगा कि हमें किस स्पीड में पढ़ाना है आपको। ओके, सो देखिएगा बायो सर्वट लॉ में आपको क्या याद रखना है, एम्पियर्स लॉ का जो मॉडिफिकेशन होता है वो क्या होता है, बायो सर्वट लॉ होता है। तो क्या बोलेंगे, इट इज अ जनरल मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा, इट इज अ जनरल मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। इसके बाद देखिएगा क्या लिखा है, ये आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन याद रखना है, डी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर। जब हम इसको इस वे में, अब देखिए ये सिर्फ आपको यहाँ तक तो आई थिंक हमको जाना नहीं चाहिए, बट आपको ये याद रखना है कि जनरल मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ जो होता है उसको हम बायो सर्वट लॉ जो होता है एम्पियर्स लॉ का जनरल मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। अब देखिएगा, वैसे तो ये आपको याद, कहने का मतलब है कि आपको एक्सप्रेशन याद नहीं भी होगा तो चल जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अब हम आते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं बट आपको बहुत ज़्यादा काम में आएगी, बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली एग्जाम में। मैग्नेटिक सर्किट, अब देखिएगा मैग्नेटिक सर्किट में फर्स्ट निकल कर आता है एमएमएफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स बोलते हैं। जिस तरह इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट को फ्लो कराने के लिए ईएमएफ रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स को सेटअप कराने के लिए मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ होता है, जिसको हम क्या लिखते हैं, एमएमएफ इक्वल टू एन इंटू आई, दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट। ये देखिएगा क्या लिखा हुआ है, एमएमएफ इक्वल टू एन इंटू आई, जिसकी यूनिट होती है एम्पियर टर्न। ये देखिए कोई कॉइल है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो जब हम एन इंटू आई करते हैं तो हमारा क्या होता है, एमएमएफ होता है। समझ आ रही है बात, तो ये बात आपको याद रखनी है एज इट इज। एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या यूनिट होती है, 80 एम्पियर टर्न। एमएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट। इट
इज इट क्लियर और नॉट? यहाँ तक बात समझ आई? अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट डेफिनेशन निकल कर आ रही है रिलक्टेंस। नेक्स्ट डेफिनेशन निकल कर आ रही है आपकी रिलक्टेंस। वेट अ सेकेंड। रिलक्टेंस मतलब जिस तरह इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट को जब फ्लो होता है तो उसका अपोज कौन करता है? रेजिस्टेंस। उसी तरह मैग्नेटिक सेटअप का अपोज कौन करता है? मैग्नेटिक फ्लक्स के सेटअप का अपोज कौन करता है? रिलक्टेंस। जिस तरह इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस होता है उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है। क्लियर? ये किसका अपोज करता है? जो फ्लक्स सेटअप होता है उसका अपोज करता है। तो क्या लिखा है? रिलक्टेंस इक्वल टू इट्स ऑफर्ड अपोजिशन टू द सेटअप ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इट्स डिनोट बाय एस। रिलक्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं। रिलक्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/μ इंटू एल बाय ए। क्लियर? जब रिलक्टेंस का फॉर्मूला 1/μ इंटू एल बाय ए होता है तो हम जब इसकी यूनिट्स रखते हैं, म्यू की यूनिट होती है हेनरी पर मीटर, एल मतलब लेंथ, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, ए का यूनिट होता है एरिया, दैट मीन्स मीटर स्क्वायर। तो जब हम इस यूनिट को सॉल्व करते हैं तो देखिए ये जो होता है मीटर पर हेनरी हो जाता है मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और हमारी फाइनली जो यूनिट निकल कर आती है 1/हेनरी। तो रिलक्टेंस की यूनिट क्या आई? 1/हेनरी। और 1/हेनरी को आप क्या लिख सकते हैं? हेनरी इनवर्स भी लिख सकते हैं। 1/μ इंटू एल अपॉन ए क्या होता है? ये रिलक्टेंस का फॉर्मूला होता है। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो फाइनली यूनिट निकल कर आता है रिलक्टेंस का वो क्या होता है? 1/हेनरी। और हम इसको 1/हेनरी को क्या लिख सकते हैं? हम हेनरी इनवर्स भी तो लिख सकते हैं ना। सो यूनिट ऑफ रिलक्टेंस क्या होगा? 1/हेनरी होगा और इस हेनरी इनवर्स लिख सकते हैं। तो आपको क्या बात याद रखनी है? रिलक्टेंस क्या होता है? जिस तरह इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस होता है जो करंट के फ्लो का अपोज करता है, उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स का जो सेटअप होने का अपोज करता है वो क्या कहलाता है? रिलक्टेंस कहलाता है। रिलक्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? एस से डिनोट करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? 1/μ इंटू एल अपॉन ए। हेनरी 1/h मतलब 1/हेनरी यूनिट होता है और हेनरी इनवर्स भी हम इसको बोलते हैं। सो यूनिट ऑफ रिलक्टेंस 1/h। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है रिलक्टेंस से, हम इसको हाईलाइटेड कर देते हैं। ये जो फॉर्मूला है ना 1/μ इंटू एल अपॉन ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 1/हेनरी, हेनरी इनवर्स इसकी यूनिट होती है। उसके बाद रिलक्टेंस की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए कि क्या करता है? इट ऑफर्स अपोजिशन टू द सेटअप ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। किससे डिनोट करते हैं इसको? एस से। क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको मशीन्स जब हम ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे वहां भी यूज होगा, इसीलिए ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो कि आपको कई बार पूछी जा चुकी है। ठीक है। उसके बाद यूनिट ऑफ रिलक्टेंस 1/h, हेनरी इनवर्स हो गया। उसी अब देखिएगा नेक्स्ट डेफिनेशन निकल कर आती है हमारी परमियंस की। ये क्या होता है? ये रिलक्टेंस का अपोज रेसिप्रोकल होता है। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे? परमियंस होता है। रिलक्टेंस क्या होता है? अपोज करता है। किसका अपोज करता है? मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स के सेटअप होने का अपोज करता है। तो परमियंस क्या करेगा? रेसिप्रोकल है तो परमियंस क्या करेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स को सेटअप होने के लिए इजनेस प्रोवाइड करवाएगा। तो आपको क्या बात याद रखनी है? परमियंस जो होता है मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स के सेटअप होने में इजनेस प्रोवाइड करता है। जिस तरह इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टिविटी होती है या कंडक्टेंस होता है जो करंट को फ्लो होने के लिए इजनेस प्रोवाइड करता है, उसी तरह फ्लक्स को सेटअप होने के लिए हेल्प कौन करता है? परमियंस। परमियंस क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है रिलक्टेंस का। अब देखिए रेसिप्रोकल होता है तो हमने 1/s लिख दिया। 1/s दैट मीन्स 1/μ इंटू एल अपॉन ए। जब आपने इसको सॉल्व किया L/μ ए, जब आपने इसको सॉल्व किया तो क्या निकल कर आया? म्यू इंटू ए अपॉन एल। तो इसकी जो यूनिट होती है परमियंस की वो क्या होती है? हेनरी होती है। तो आपको क्या क्या याद रखना है? रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस को हम क्या बोलते हैं? परमियंस बोलते हैं। क्लियर है? यूनिट क्या होती है? तो आप बोलेंगे हेनरी होती है। किसकी यूनिट? परमियंस की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। और अब बिल्कुल रफ्तार से ट्रेन चल रही हमारी। ठीक है। बहुत कमेंट आ रहे थे
मतलब हमको भी ऐसा फील हुआ कि बच्चे परेशान हो रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है कि आप लोग परेशान हो रहे हैं, हमें ऐसा फील हो रहा था, इसीलिए आज हमने बिल्कुल बहुत स्पीड में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सो आपको क्या क्या याद रखना है। रिलक्टेंस, परमियंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस होता है। परमियंस का यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है। रेसिप्रोकल होता है किसका, रिलक्टेंस का। सो सारी बातें आपको टू द पॉइंट बातें याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब देखिएगा नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन निकल कर आती है मैग्नेटिक फ्लक्स की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने कुछ देर पहले आपको बता ही दिया था, बट फिर से हम इसको समझा देते हैं आपको। क्या निकल कर आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ फोर्स लाइंस विच एनिमेट्स। देखिए ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसमें आपको एक तो फॉर्मूले याद रखने हैं। देखिए हम थोड़ा सा नोट कर देते हैं, फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, इसमें यूनिट्स याद रखनी है, डेफिनेशंस याद रखनी है, और जो इंपॉर्टेंट बातें आपको मार्क कराई जा रही है मिसलेनियस। देखिए क्या क्या याद रखना है इससे आपको। सबसे पहले तो आपको जो टर्म दे रखी है उसकी डेफिनेशन याद रखनी है, उसके बाद उसको डिनोट कैसे करते हैं, उस टर्म को डिनोट कैसे करते हैं। डिनोट मतलब जैसे फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या याद रखना है, हर टर्म का फॉर्मूला याद रखना है और उसकी यूनिट याद रखनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 4 टाइप के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, डेफिनेशन, डिनोट, मतलब आप किसी भी टर्म को किससे डिनोट करते हैं, फॉर्मूला और यूनिट। क्लियर। तो फ्लक्स क्या होता है, अभी हमने बताया था ना, टोटल नंबर ऑफ फोर्स लाइंस विच एनिमेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर्स टू द साउथ पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको फाई से डिनोट करते हैं और यूनिट होता है वेबर। ठीक है, तो एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, तो आप बोलेंगे वेबर। फ्लक्स को कैसे डिनोट करते हैं, आप बोलेंगे फाई से। 1 वेबर इक्वल टू क्या होता है, 10 टू दी पावर 8 फोर्स लाइंस होता है। बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। अब देखिएगा एक यूनिट और निकल कर आती है किसकी, फ्लक्स की। फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस होता है। एमएमएफ की यूनिट क्या होती है, एन आई। मतलब एमएमएफ हमने अभी बताया था ना, एमएमएफ इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू आई होता है, जिसको हम क्या लिखते हैं, एम्पियर टर्न लिखते हैं। क्लियर। तो यूनिट क्या हुई, एमएमएफ की एम्पियर टर्न, रिलक्टेंस की 1/हेनरी। तो जब आपने इसको सॉल्व किया 80 इंटू हेनरी, तो आपका फॉर्मूला फ्लक्स की एक यूनिट क्या निकल कर आई, एम्पियर टन हेनरी। समझ आ रही है बात। तो आपको क्या याद रखना है, फ्लक्स की एक यूनिट होती है वेबर और दूसरी यूनिट होती है एम्पियर टन हेनरी। तो आपको 2 बातें याद रखनी है, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, यूनिट होती है वेबर, उसके अलावा दूसरी यूनिट होती है एम्पियर टन हेनरी। कैसे आई, फ्लक्स इक्वल टू एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस है। ये देखिए हम जिसको हाईलाइटेड कर रहे हैं वो बातें आपको याद रखनी है। 1 वेबर इक्वल टू 10 टू दी पावर 8 फोर्स लाइंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे 1 वेबर इक्वल टू कितनी फोर्स लाइंस होती हैं, तो आप बोलेंगे 10 टू दी पावर 8 लाइंस। उसके बाद एग्जामिनर आपसे पूछेंगे फ्लक्स को कैसे डिनोट करते, तो आप बोलेंगे फाई से। उसके बाद एग्जामिनर आपसे पूछेगा यूनिट ऑफ फ्लक्स इज, तो आप बोलेंगे वेबर। उसके बाद आपसे ये फ्लक्स का फॉर्मूला पूछ सकते हैं, फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। उसके बाद एग्जामिनर आपसे इस पे ये यूनिट पूछ सकते हैं कि यूनिट ऑफ मैग्नेट, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स की दूसरी यूनिट क्या है, तो आप बोलेंगे एम्पियर टन हेनरी। क्लियर। तो ये बात आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज का सेशन। रिलक्टेंस इक्वल टू क्या हो गया, एमएमएफ अपॉन फ्लक्स हो गया। तो रिलक्टेंस की एक यूनिट क्या आ गई, दूसरी। आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप यूनिट इजली वे में निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ फ्लक्स इक्वल टू एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस था, अब रिलक्टेंस को हमने यहाँ रख दिया और ये आ गया एमएमएफ अपॉन फ्लक्स। एमएमएफ की यूनिट होती है एम्पियर टन, फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। तो हमारी दूसरी यूनिट निकल कर आ गई क्या, यूनिट ऑफ रिलक्टेंस इज एम्पियर टन पर वेबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो रिलक्टेंस की एक और यूनिट क्या आ गई, एम्पियर टन पर वेबर। सो याद रखिएगा यूनिट ऑफ रिलक्टेंस इक्वल टू एम्पियर टन पर वेबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है सारी। सबसे ज्यादा फॉर्मूले, डेफिनेशन, डिनोट कैसे करते हैं, उसके अलावा आपको यूनिट्स याद रखनी है। अब देखिएगा रिलक्टिविटी, जिस तरह इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टिविटी होती है जो कि प्रॉपर्टी, सॉरी, मटेरियल की प्रॉपर्टी को शो करती है
इजनेस प्रोवाइड कराने में। उसी तरह ये देखिए क्या लिखा है, इट इज एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल बाय विच इट्स ऑफर्ड अपोजिशन टू द सेटअप ऑफ फ्लक्स। मतलब मटेरियल की वो एबिलिटी जो फ्लक्स को सेटअप कराने के लिए अपोजिशन को ऑफर करती है। रिलक्टिविटी क्या करती है, ऑफर करती है। क्या ऑफर करती है, किसको ऑफर करती है, रिलक्टेंस को। क्या ऑफर करती है कि आप फ्लक्स के सेटअप होने का विरोध करिए। समझ रहे हैं आप बात को। जैसा हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टिविटी होती है, उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टिविटी होती है। समझ रहे हैं। सो देखिएगा, रिलक्टिविटी इक्वल टू क्या होता है, इट इज एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल बाय विच इट ऑफर्ड अपोजिशन टू द सेटअप ऑफ फ्लक्स। रिलक्टिविटी क्या हो गई, 1/μ हो गया। 1/μ की यूनिट अभी हमने बताई थी ना, हेनरी पर मीटर। तो रिलक्टिविटी की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर हेनरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, फॉर्मूले, डिनोटेशन और डेफिनेशन, ये 4 बातें यहाँ से हर टर्म के लिए आपको याद रखनी है। ठीक है, तो जितने भी हम बता रहे हैं ना आपको यूनिट्स, ये तो बिल्कुल याद ही रखिएगा आप। तो रिलक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर हेनरी होती है। क्लियर। सो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट निकल कर आता है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी क्या होती है, जिस तरह कंडक्टिविटी होती है जो कि क्या करती है, इसनेस प्रोवाइड कराती है, उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में परमिएबिलिटी होती है। देखिएगा, देखिए परमिएबिलिटी इक्वल टू क्या होगा, वेट अ सेकेंड। ये देखिए अभी हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन निकल कर आ रही है। परमिएबिलिटी क्या होती है, it is a ability of a material by which it provides easness to the setup of magnetic flux. It is denoted by mu. Its unit is Henry per meter. परमिएबिलिटी की यूनिट क्या होती है, हेनरी पर मीटर होती है। परमिएबिलिटी को आप किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। क्या करती है ये, ईजनेस प्रोवाइड करती है मैग्नेटिक फ्लक्स के सेटअप होने के लिए। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट ऑफ परमेबिलिटी क्या होगा, हेनरी पर मीटर होगा। क्लियर। सो देखिए पूरा मैग्नेटिक सर्किट आधा आज हमने खत्म कर दिया। अब देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको देखिए हम आपको एक बार फिर बताते हैं सिलेबस में। ये देखिए आपको शायद टॉपिक लिखा हुआ भी है। ये देखिए कहाँ गया, यस ये देखिए क्या लिखा है, एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट। ये वही बात हुई ना अभी हम पढ़ा रहे हैं जो, देखिए ये आप याद रखिएगा। वेट, एनालॉजी और कंपैरिजन या फिर डिफरेंस आपसे यही तो इन्होंने दे रखा है, एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट। सो देखिएगा यही हम पढ़ रहे हैं। ये है एक तरफ आपने लिख लिया इलेक्ट्रिकल सर्किट, कहने का मतलब है हम आपको कंपेयर करवा रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में और मैग्नेटिक सर्किट में सेम डिफरेंस क्या है। देखिए जिस तरह इलेक्ट्रिक सर्किट में ईएमएफ होता है जो क्या करता है, करंट के फ्लो के लिए जवाबदेही होता है। मतलब करंट को जिस तरह क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, क्या करता है, एक फोर्स होता है ये। उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में फोर्स का नाम क्या होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। फिर आपसे एग्जामिनर आपसे क्या पूछ लेगा कि आप बताइए जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में ईएमएफ होता है वैसे मैग्नेटिक सर्किट में क्या होगा, तो आप बोलेंगे एमएमएफ होता है। उसी तरह इलेक्ट्रिकल सर्किट, जिस तरह इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट होता है उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स होता है। जिस तरह इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस होता है उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो का अपोज करता है। रिलक्टेंस क्या करता है, फ्लक्स के सेटअप होने का अपोज करता है। जिस तरह इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट फ्लो होती है उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स क्या होता है, सेट होता है। उसके बाद रजिस्टिविटी क्या होती है, रजिस्टेंस ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो हमारे करंट को ऑफर करती है, मतलब अपोजिशन के लिए ऑफर करती है। उसी तरह हमारा क्या होता है, रिलक्टिविटी होता है जो फ्लक्स के सेटअप का अपोज करने के लिए ऑफर करता है। जिस तरह कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, ईजनेस प्रोवाइड करती है करंट को फ्लो कराने के लिए। उसी तरह परमेबिलिटी क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स के सेटअप के लिए ईजनेस प्रोवाइड कराती है। जिस तरह इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस दैट मीन्स करंट के फ्लो को ईजनेस प्रोवाइड कराता है, उसी तरह परमियंस क्या होता है,
मैग्नेटिक सर्किट में होता है करंट इक्वल टू क्या होता है, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस होता है, उसी तरह फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो बिल्कुल याद रखिएगा। आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं करंट इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, तो आप बोलेंगे ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में आप फ्लक्स के लिए क्या लिखेंगे, तो आप बोलेंगे एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। ठीक है, फिर आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि बताइए जिस तरह इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस होता है उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में एनालॉजी क्या होगी, तो आप क्या बोलेंगे, रिलक्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो का अपोज करता है, रिलक्टेंस क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के सेटअप का अपोज करता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है टू द पॉइंट। ठीक है, सो हमारा टॉपिक क्या था, हमारा टॉपिक था कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट। ये देखिए एक बार इलेक्ट्रिकल सर्किट यहाँ लिखा हुआ है और मैग्नेटिक सर्किट लिखा है, अब दोनों में सिमिलरिटीज बताई गई है। जैसा कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में ईएमएफ होता है उसी तरह यहाँ एमएमएफ होता है। जहाँ यहाँ करंट होता है यहाँ फ्लक्स होता है, यहाँ रेजिस्टेंस होता है यहाँ रिलक्टेंस होता है, यहाँ रजिस्टिविटी होती है यहाँ रिलक्टिविटी होती है, यहाँ कंडक्टिविटी होती है, यहाँ परमिएबिलिटी होती है, इधर कंडक्टेंस होता है, इधर परमियंस होता है, इधर करंट इक्वल टू ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस होता है, इधर फ्लक्स अपॉन रिलक्टेंस होता है। सो आपको ये सारी बातें ए टू जेड, आज का लेक्चर बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये मान के चलिए कि इलेक्ट्रिकल सर्किट सॉरी मैग्नेटिक सर्किट का आधा से ज्यादा, दैट मीन्स 50% नहीं 60% आपका ओवरऑल सिलेबस यहाँ से कवर हो गया है आज के लेक्चर में। सो देखिएगा एक बार फिर से हम थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देते हैं। सो हमारा जो आज मैग्नेटिक सर्किट स्टार्ट था बेसिक, देखिए आपका जो सिलेबस है उसमें जो बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस है उसमें एक मैग्नेटिक सर्किट का पोर्शन दे रखा है। तो हमने आज मैग्नेटिज्म को स्टार्ट किया जिसमें हमने बहुत सारा कंप्लीट किया। सो देखिएगा एक बार हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको यहाँ से यूनिट फॉर्मूले और ये जो रिलेशंस बताएं हमने डिफरेंट फॉर्मूलेस के, आपको सारी बातें याद रखनी है। यूनिट्स और फॉर्मूले तो याद रखनी ही, उसके अलावा डेफिनेशंस याद रखनी है। उसके अलावा आपको छोटे छोटे फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं इस यूनिट से। ठीक है, आपको प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स लाइंस, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स इंटेंसिटी, परमेबिलिटी, रिलक्टिविटी, रिलक्टेंस, परमियंस, सारी आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा बताइए रिलेटिव परमेबिलिटी की क्या यूनिट होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस होती है। ठीक है, सारी बातें आपको टू द पॉइंट बातें याद रखनी है, बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। एम्पियर्स लॉ क्या डिनोट करता है, बायो-सावर्ट लॉ किसका जनरल मॉडिफिकेशन है, क्रॉक स्क्रू रूल में करंट इन करंट आउट की पोलरिटी याद रखनी है, लाइक पोल कैसे डिनोट होते हैं, अनलाइक पोल कैसे डिनोट मतलब रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिएगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल किस पे अप्लाई होता है, थंब किसको डिनोट करता है, मिडिल फिंगर और फोर फिंगर किसको शो करती है, ये सब बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। फिर बायो-सावर्ट लॉ जनरल मॉडिफिकेशन होता है एम्पेयर्स लॉ का। उसके बाद हमने मैग्नेटिक सर्किट में जो डेफिनेशंस थी फाइनल वो पढ़ी, एमएमएफ देखा हमने, रिलक्टेंस देखा। ठीक है, उसके बाद हमने परमियंस देखा। ये जो आपको जितनी भी हमने बताई थी हाईलाइट करके वो सब बातें आपको याद रखनी है, और इसमें से एक सिंगल वर्ड भी आपको स्किप नहीं करना है। इसमें से अगर आपने देखिए शॉर्ट नोट्स में से भी अगर आपने शॉर्ट नोट्स छांटे तो फिर आपका काम नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये सब बिल्कुल ये मान के चलिए क्रीम है टॉपिक की, निचोड़ बोलते हैं ना जिसको, बिल्कुल टॉपिक का निचोड़ है। अब इसमें से भी आप बिल्कुल भी मत छांटिएगा या बिल्कुल भी कुछ स्किप मत करिएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अब आप देखिए बिल्कुल जैसा कि हम आप समझ रहे हैं, हम जब कोई 2 चैप्टर पढ़ते हैं जब उसका बिल्कुल कंक्लूजन निकालते हैं ना, वो चीज आपको यहाँ निचोड़ दिया जा रहा है। तो आप इसको इनमें से एक भी वर्ड को आप स्किप मत करिएगा। ठीक है, चाहे आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी लोग इस बात को ध्यान दें कि अब ये जो भी पढ़ाया गया है ये टू द पॉइंट है, इसमें से कुछ भी एक सिंगल वर्ड भी आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, सो देखिएगा एक बार फिर से हम थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद हम लेक्चर को एंड करते हैं।
सो देखिए, सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट पढ़ा, थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं, उसके बाद हम वीडियोस को एंड करते हैं। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट जिसमें मैग्नेटाइड Fe3O4 लोडेस्टोन, एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट जो कि दो तरह का होता है, टेम्परेरी मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, परमानेंट मैग्नेट एलनिको होता है, एलनिको दैट मीन्स एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट। उसके बाद फ्लक्स इक्वल टू एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस होता है। फिर हमने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, चुंबक के चारों ओर का वह एरिया जहां एक फोर्स का अनुभव होता है, रिपल्शन या प्रतिकर्षण। उसके बाद फ्लक्स हमने आपको बताया क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फोर्स लाइंस होती है जो नॉर्थ से निकलकर साउथ को जाती है, उससे हम वेबर फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, और फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। 1 वेबर इक्वल टू क्या होता है, 10⁸ फोर्स लाइंस होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या निकल कर आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स लाइंस क्या होती है, क्लोज्ड कर्व्ड पाथ बनाता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, नॉर्थ से निकलकर साउथ को जाती है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपसे फ्लक्स डेंसिटी को बी से डिनोट करते हैं, फाई अपॉन ए लिखते हैं, इसकी यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, 1 टेस्ला होता है। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे 1 टेस्ला इक्वल टू क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। या फिर आपसे पूछ लेंगे वेबर पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलेंगे 1 टेस्ला होता है। फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे बी इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया होता है। इसी तरीके से आपसे फॉर्मूले सारे पूछे जा सकते हैं, यूनिट्स, डायमेंशन, डिनोट। आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस शब्द को किससे डिनोट करते हैं, जैसे फ्लक्स को फाई से करते हैं, परमेबिलिटी को म्यू से करते हैं, रिलक्टेंस को एस से करते हैं। ठीक है, परमिएबिलिटी क्या होती है, इट रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक कंडक्टिविटी फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक सर्किट में कंडक्टिविटी का काम करती है। म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर होता है। म्यू क्या होता है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होती है, हेनरी पर मीटर। म्यू नॉट क्या होता है, फ्री स्पेस परमेबिलिटी होती है, जिसमें 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। म्यू आर क्या होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी होती है, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती है। एयर की म्यू आर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और फ्लक्स इंटेंसिटी में हमने रिलेशन देखा, क्या देखा, बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच। म्यू नॉट इंटू म्यू आर की जगह हमने म्यू रख दिया, तो एच की वैल्यू आ गई बी अपॉन म्यू। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारी एच की यूनिट निकल कर आई वेबर पर हेनरी मीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, किसकी, फील्ड इंटेंसिटी की। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम एच से डिनोट करते हैं, बी अपॉन म्यू लिखते हैं, बी वेबर अपॉन हेनरी मीटर इसकी क्या आती है, यूनिट आती है। ठीक है, एम्पेयर्स लॉ फिर पढ़ा था हमने, एम्पेयर्स लॉ जिसमें इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल ऑफ फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू टोटल करंट विच इज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। उसके बाद देखिएगा क्रॉकिस-क्रू रूल हमने बताया, करंट अंदर की साइड क्लॉकवाइज पोलैरिटी, बाहर की साइड एंटी क्लॉकवाइज पोलैरिटी को डिनोट करता है। देन नेक्स्ट देखिएगा, लाइक पोल जो होते हैं रिपल होते हैं, अनलाइक पोल जो होते हैं अट्रैक्ट होते हैं, करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये फॉर्मूला आपको बताया था, F प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। उसके बाद देखिएगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल जो होता है, लेफ्ट हैंड रूल जो होता है डीसी मोटर पे अप्लाई होता है, राइट हैंड रूल जो होता है जनरेटर पे अप्लाई होता है। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को बताता है, और मोटर में जो लेफ्ट हैंड रूल है वो डायरेक्शन रोटेशन को बताता है। उसके बाद हमने बाइट सर्वट लॉ पढ़ा, जो कि क्या होता है, एम्पेयर्स लॉ का जनरल मॉडिफिकेशन होता है। फिर हमने ये सारी डेफिनेशन देखी, जो इसमें से एक भी डेफिनेशन आपको स्किप नहीं करनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल डेफिनेशंस। ओके, सो देखिएगा क्या क्या पढ़ा हमने, एमएमएफ पढ़ा, जिसको हमने एमएमएफ पढ़ा पहले तो हमने, इसके बाद एमएमएफ पढ़ा, उसके बाद हमने रिलक्टेंस पढ़ा, जिसको हमने एस से डिनोट किया। रिलक्टेंस का फॉर्मूला हुआ 1 अपॉन म्यू इंटू एल अपॉन ए। फिर हमने इसको जब सॉल्व किया तो हमारी फाइनली यूनिट निकल कर आई 1 अपॉन हेनरी और हेनरी इनवर्स। यूनिट डिनोटेशंस, डेफिनेशंस और इसकी क्या फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर टर्म का। ठीक है, फिर परमियंस क्या हुआ, रेसिप्रोकल होता है रिलक्टेंस का।
की यूनिट क्या होती है, परमेंस की हेनरी होती है। फ्लक्स क्या होता है, अभी बताया हमने, टोटल नंबर ऑफ फोर्स लाइंस 1 वेबर इक्वल टू क्या होता है 10⁸ फोर्स लाइंस होता है। फ्लक्स की 2 यूनिट होती है, एक वेबर होती है और एक एम्पेयर टन हेनरी होती है। उसके बाद रिलक्टिविटी को हमने पढ़ा, जिसकी यूनिट निकल कर आई मीटर पर हेनरी, क्योंकि ये क्या होती है, परमेबिलिटी की रेसिप्रोकल होती है। फिर परमेबिलिटी पढ़ा, फिर हेनरी पर मीटर। देखिए इसमें आपको ये याद रखना है, रिलक्टिविटी मीटर पर हेनरी हुआ तो परमेबिलिटी क्या होगा, हेनरी पर मीटर, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद देखिएगा मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमने कंपैरिजन देखा, ठीक है। सो ये सारी बातें आपको टू द पॉइंट बातें याद रखनी है, ठीक है। अब आप हमने आपको आज बहुत थोड़ा सा हाई स्पीड से पढ़ाया, उसके बाद हमने आपको आज मैग्नेटिक सर्किट का अप्रोक्स 65% जो आपका कंटेंट था वो कवर्ड कर दिया है। सो अब आप हमें पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स चैनल के साथ न्यू जुड़े हैं तो आप प्रॉपरली चैनल पे विजिट कीजिए एंड प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियोस को सीक्वेंस वाइज वॉच कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो आप बिल्कुल हाई स्पीड, दैट मीन्स फुल स्पीड के साथ आप यूट्यूब पे स्पीड बढ़ाकर आप वीडियोस को वॉच करिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। उसके अलावा आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, अब जिस तरीके से आप कमेंट करते हैं कि मैम स्पीड बढ़ाइए या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप हमें अच्छा लगता है कि आप कमेंट करते हैं। तो आप आज का जो लेक्चर हुआ है आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा आपको आज की जो वीडियो लेक्चर में जो स्पीड रही है हमारी, इसी स्पीड मतलब इस स्पीड मतलब आपको समझ आया या नहीं, या फिर हम थोड़ा सा स्लो मोशन में पढ़ाएं, ये भी आप बताइएगा। दूसरी बात, आपको वीडियो लेक्चर्स कैसा लगा वो चीज़ आपको बतानी है। उसके अलावा आपको ये बिल्कुल एज इट इज़ आपको बातें याद रखनी, इसमें से एक भी आपको पॉइंट भूलना नहीं है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये टॉपिक आपके लिए एग्जाम में, क्योंकि मैग्नेटिक सर्किट आपका मशीन्स का बेसिक्स भी होता है। उसके अलावा आपको नेटवर्क और सर्किट थ्योरी में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको जो भी बातें इसमें से 4 चीज़ें आपको, एक तो डेफिनेशन, आप उस टर्म को कैसे डिनोट करते हैं, फॉर्मूला और यूनिट, चारों पांचों बातें आपको याद रखनी है। सो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आप लोग और क्या चेंजेस चाहते हैं। क्लियर। सो देखिए हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस को आज पढ़ाया, जिसमें हमने मैग्नेटिक सर्किट को ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। सो आप स्पीड के बारे में ज़रूर बताइएगा, किसी स्पीड से चलना है या थोड़ा सा स्लो मोशन में चलना है, ठीक है। जो भी आपका कमेंट रहेगा उसके थ्रू अब आपको फिर रिस्पॉन्स दिया जाएगा। क्लियर। सो कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और कमेंट के माध्यम से हमें ये ज़रूर बताना है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया या नहीं और कैसा लगा, ठीक है। और क्योंकि अगर इसी स्पीड से चले तो हम बहुत जल्दी आपका सिलेबस कवर होगा, मतलब आप बहुत, आपको क्या मशीन्स मेजरमेंट पढ़ना है, उसके अलावा कुछ सर्किट का पार्ट है थोड़ा, और बाकी आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस का ऑलमोस्ट 3 से यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। बस आपको स्पेशल पर्पस डायोड्स पढ़ने हैं उसमें। उसके अलावा भी कुछ जो हमारा 4th यूनिट चल रहा है उसकी कुछ चीज़ें बची हैं जो बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएंगी। क्लियर। सो वीडियो हमारा आज का यहीं एंड करते हैं हम। हमारा जो आज का मैग्नेटिज्म सॉरी बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस में जो आपका मैग्नेटिक सर्किट था उसका ऑलमोस्ट पार्ट कवर हो चुका है। सो आज के वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।